दोस्तों नमस्कार। आज है 19 फरवरी। आज के इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारी बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। हमारा डिस्कशन कम्प्लीटली एकेडमिक रेलिवेंसी पे ही रहेगा। कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ डिस्कशन वगैरह हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें। आपको जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको मार्क करके दिया जाएगा, जो भी प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताया जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई एडिटोरियल डिस्कशन लायक है तो उसको डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग कंप्लीट न्यूज़पेपर को देखेंगे कि आज में पढ़ने लायक क्या था आपके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको कंसंट्रेट करना था पढ़ने में, है ना। क्योंकि ओनली 25 to 30% ऑफ द न्यूज़ इन न्यूज़पेपर जो कि हमारे पढ़ने लायक होता है, बाकी क्या आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट सुन के वो देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर आप एक बार जाके न्यूज़पेपर देख लीजिए। पहला न्यूज़ जो है वो डिस्कशंस अभी जो चल रहा है एमएसपी को लेकर और फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपको दो कीवर्ड मिलता है, एक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एक है नेफेड। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, आपको ये समझना होगा कि अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं इसका मतलब कि आप सिंगल लैंड पे, जिस लैंड पे आप सपोज गेहूँ उपजा रहे थे उसी पे आप और भी कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप्स उपजाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उसके न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कर सकें। अगर कंटिन्यूस एक ही क्रॉप लगाएंगे तो सबसे पहला चीज़ तो ये हो जाता है कि वो क्रॉप राइप हुआ, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, इन केस ऑफ एनी इश्यूज़, तो वो सारा जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर आप क्रॉप डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, कुछ में वीट लगाएंगे, कुछ में दूसरा क्रॉप लगाएंगे, तो इन केस अगर कोई पेस्टिसाइड है जो वीट में काम नहीं किया है, कोई कीड़ा है जो पूरे क्रॉप को खा गया, तो आपको दूसरा जो क्रॉप है वो आपका बच जाएगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज़ नेसेसरी इन दैट रेस्पेक्ट। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होते कौन कौन से हैं, किस किस टाइप से हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। उसके जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, डाइवर्सिटी फील्ड विथ फॉडर ग्रासेस, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, पॉलीकल्चर कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड लैंडस्केप एंड माइक्रो वाटर बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन। अब आपके लिए ये रिलेवेंट कैसे है, आप इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये सवाल आपको प्रीलिम्स में पूछने का चांस कम रहता है। इसको आप अपने मेंस में इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर में, है ना। जो इश्यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में और इश्यूज़ के लिए आप जब सजेशंस देते हैं उन सजेशंस में आप इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें से कोई एक अच्छा अगर लगे तो आप लिख देंगे पॉलीकल्चर कैन बी अडॉप्टेड, जहाँ पर नेसेसरी हो सकता है, या फिर माइक्रो वाटरशेड बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन टाइप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैन बी यूज्ड। तो इस सब से आपका वैल्यू एडेड पॉइंट्स आपको मिलेगा अपने आंसर्स में, ठीक है। तो आप इसको एग्रीकल्चर के आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को। नाउ नेफेड क्या है, तो नेफेड जो है एक संस्था है और ये रजिस्टर्ड है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में। ऐसा देगा क्वेश्चन, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा देगा कि नेफेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेफेड इज करेक्ट। नेफेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1954, लेकिन वो अब गलत स्टेटमेंट होगा क्योंकि नाफेड इज रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ठीक है। नाफेड का ऑब्जेक्टिव क्या था सेटअप करने का, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कोऑपरेटिव मार्केटिंग करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाना, ताकि फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिले और बिचौलियों का जो प्रेजेंस रहता है उसको एक्सक्लूड किया जा सके, ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं नेफेड में वो एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो होते हैं वही मेन मेंबर्स होते हैं और उनकी पॉलिसी मेकिंग में, उनके डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत बड़ा से रहता है, ठीक है। तो नाफेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, बट उतना रेलिवेंट नहीं है। आप ये जानना ज़रूरी है कि 1958 में बना 2 अक्टूबर के दिन, और इसका काम क्या है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। अब मुझे आप इसमें एक कमेंट करेंगे कि एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एक नाबार्ड क्या है, ठीक है। आप नाबार्ड का फुल फॉर्म बताएंगे और इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बताएंगे, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और फुल फॉर्म। नाबार्ड का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और फुल फॉर्म आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इससे पता लगेगा कि आपको वो चीज़ आता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई चीज़ न्यूज़ में चलता है तो उससे सराउंडिंग जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ के रखनी होती हैं, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन पूछा तो ईजिली जवाब दिया जा सकता है और मिसलेनियस सवाल जो है वहीं पे मिलता है, वहीं से बनता है। तो इसमें 2 टॉपिक था। अब हम देखते हैं ये वाला जो है, इसमें एक आर्मी जवान है, उनकी वाइफ ने एसएसबी क्वालिफाई करके और
आर्मी ज्वाइन किया इन्होंने। जब इनकी शादी हुई थी 1 महीने के अंदर देहांत हो गया था इनके हस्बैंड का ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो उसके बाद इन्होंने खुद से एसएसबी क्वालिफाई किया एंड बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। अब इससे हमको सीखने लायक क्या चीज़ें हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे में, किस तरह से चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, लेकिन उन चैलेंजेस से डरना नहीं है, उन चैलेंजेस से भागना नहीं है, उनका डट के सामना करना है। तो सामना करने के लिए आप इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोनी बिष्ट जी का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे में। और चूँकि इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे आया है तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी अवेयर ऑफ हर ऑल्सो, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर प्रगति मैदान को लेके काफ़ी कुछ है। अभी जो टनल बना था वहाँ पे तो कुछ सीपेजेस हैं। तो क्या होता है कभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट को हम डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि देखो कैसा बना दिया। कोई भी चीज़ अगर एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब अगर ह्यूमन मेड है, तो उसमें एरर्स रहेंगे, ठीक है। और एरर्स आर नॉट ऑलवेज लाइक कोई जान के करता है, कभी कभी डिज़ाइन इश्यूज़ भी होते हैं। वो डिज़ाइन वहाँ काम नहीं किया तो वहाँ इश्यूज़ हो गए। तो वही हो रहा है कि जो टनल बना था उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, क्योंकि वो टनल काफ़ी अंदर बना था और जो एरिया था वो पानी वाला एरिया था। जैसे बैंगलोर में देखोगे तो स्टेशन के पास वाला जो उनका मेट्रो है, दैट टुक 5 to 6 लॉन्ग ईयर्स टू फाइनली गेट कमीशनड। रीज़न क्या था? तो उसमें पूरा लेक है वो एरिया, इतना ज़्यादा सीपेज हो रहा था कि कुछ भी बनाते थे, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते थे, सीपेज स्टार्ट हो जाता था और पानी भरना स्टार्ट हो जाता था। उसको प्लग करने में उनको 5 से 6 साल लगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे करप्शन हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे किसी की कमी है। दैट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ डिज़ाइन इशूज़, मे बी बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स। हमने जो कॉम्पिटिशन्स किया वो कॉम्पिटिशन उस लेवल तक सही नहीं था, या प्रैक्टिकली कॉम्पिटिशन्स पॉसिबल नहीं थे। तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि कभी भी जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं कि ऐसा हो गया और वहाँ पे वो पुल गिर गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो पुल गिरा दैट इज़ ड्यू टू सम इंजीनियरिंग मिस्टेक। वो कुछ और एरर हो सकता है उसमें। इंजीनियरिंग इट मीन्स नॉट कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग मीन्स डिज़ाइन इश्यूज़। जो डिज़ाइन का प्रोसीजर है वो तो सही फॉलो किया गया, लेकिन वो जो प्रोसीजर था वहाँ वो प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करना था, वहाँ कुछ दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना था जो अभी तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो उस पर R&D करने की ज़रूरत है। तो उससे ये सीख लेने की ज़रूरत है। और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में आप इसको यूज़ भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट्स को प्लेस करने में, ठीक है ना। कि एनी इश्यूज़, कोई भी ऐसा इशू होता है तो हर चीज़ को आप करप्शन और हर चीज़ को आप मिसमैनेजमेंट से रिलेट नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम वाइटल इश्यूज़ जो आपको देखने पड़ेंगे उसके डिज़ाइन को लेके, उसके किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उस टाइम पे, इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबको देखने की चीज़ है। अब इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट है नमो भारत। नमो भारत ट्रेन आपको जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चलता है। ये RRTS का एक मॉडल है ना। तो RRTS क्या होता है? RRTS होता है रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम, है ना। जैसे यहाँ पटना है और दानापुर है, इन दोनों के बीच में अभी मेट्रो का परिचालन होगा। तो इन दोनों के बीच में लोग की आवाजाही जब बढ़ेगी, जब लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तो पटना में जो अर्बन एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड लोग हैं, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो और ज़्यादा डेंस नहीं होगा, क्योंकि लोग अब बाहर रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी आवाजाही जो है वो इजी हो गई है, अभी कंफर्ट हो गया है। तो RRTS का यही एम है। ये एम है कि दिल्ली NCR के जो रीजन्स हैं, है ना, यहाँ दिल्ली है और इसके NCR के जो रीजन्स हैं यूपी के, हरियाणा के, तो उन सब रीजन्स में भी लोग रहें और दिल्ली में आके काम करें। बहुत लोग क्या होता है कि बिलोंग करते हैं हरियाणा से, बिलोंग करते हैं यूपी से, वेस्टर्न यूपी से, लेकिन दिल्ली में रहना पड़ रहा है क्योंकि उनका जॉब दिल्ली में है। तो जब RRTS आ गया ना, तो इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टाइम ऑफ 2.5 आवर्स और 3 आवर्स, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक कर दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट अगर आपका कोई टॉपिक है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं BPSC में, बट इन केस अगर कुछ पूछा, इस पॉइंट को आप पुट ऑन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, है
है ना, इकोनॉमिक्स का जब आंसर लिखते हैं कि किस तरह से कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बिल्ड करते हैं लेकिन सस्टेनेबली मैनर में कैसे बिल्ड करें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहे हैं सस्टेनेबल मैनर में। क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर टाउन के लोगों को, टाउन के पॉपुलेशन को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक जॉब इस्टेब्लिशमेंट दे रहे हैं। जो रहने का एरिया, रेसिडेंस एरिया है, दैट इज़ फार अवे फ्रॉम दैट प्लेस, तो वहाँ पे सस्टेनेंस होगा, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक चीज़ हो पाएगा, है ना। हम लोग जो सस्टेनेबल सिटीज़ है ना, आप देखते होंगे SDG नंबर 11, वो भी इससे रिलेट होता है ना। इसका एग्जाम्पल आप SDG 11 में भी लिख सकते हैं। अब है, देखिए, कास्ट सेंसस का मुद्दा चल रहा था बिहार में, है ना। इससे सीखने की क्या ज़रूरत है, हम क्या डिमांड किया, किसने डिमांड किया, वो ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि जो कास्ट सेंसस का मुद्दा था, वो कास्ट सेंसस से ये डिटरमाइन किया जा रहा था कि कौन से कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, अब ये चेक किया जाएगा कि वेदर दे आर हैविंग दैट मच प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन एट गवर्नमेंट जॉब्स, इन गवर्नमेंट सर्विसेज, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब एक पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र का, इन्होंने एक नया सी गुफा लाया है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो कास्ट सेंसस लाया गया है, तो आप माइनॉरिटी को इंश्योर करिए कि एजुकेशन और जॉब रिजर्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। इनके कहने का मतलब कि जैसे आपने कास्ट रिजर्वेशन किया, तो कोई ए कास्ट है, बी कास्ट है, सी कास्ट है ना, DEF। आप गवर्नमेंट जॉब्स और सर्विसेज में C और F का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, D जो है मात्र 2% है, A जो मात्र 3% है, इनका रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है, वो इंश्योर करिए। सिर्फ ये नहीं कि C और F का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनके हिसाब से प्रोपोर्शन होना है ना। तो आप ये भी इंश्योर करेंगे कि A और D जिनका पॉपुलेशन कम है लेकिन उनकी भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है। तो ये नया चीज़ है कास्ट सेंसस में। कास्ट सेंसस का जो आपका नोट्स होगा उसमें आप ये इन्हांसमेंट कर सकते हैं कि चैलेंजेस क्या होंगे कास्ट सेंसस के, क्या हैं। तो चैलेंजेस ये भी हैं कि जैसे हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि जिनकी मेजॉरिटी है उनका रिप्रेजेंटेशन मिले, तो एक और आवाज़ उठती है कि माइनॉरिटीज़ को भी एजुकेशनल और जॉब रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस में आएगा, है ना। अब आते हैं, इज़ द टाइम द इंडियन इकोनॉमी रियलाइज दिस फुल पोटेंशियल ऑफ 10% ग्रोथ। दिस इंटरव्यू इज़ विथ अरविंद पनगारिया। अरविंद पनगारिया कौन है? ही इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। इससे पहले ये किससे एसोसिएटेड थे? इससे पहले ये नीति आयोग से एसोसिएटेड थे। इनसे 2-3 सवाल किए जा रहे हैं, इन सवालों का इन्होंने जवाब बताया है। इसको आप बखूब इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर में। देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से आप न्यूज़पेपर को यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस? अभी इंडिया के सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, है ना। तो इंडिया के जो चैलेंजेस हैं अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कौन कौन से भाई? तो यूनाइटेड स्टेट्स अपना इंटरेस्ट रेज कर रही है। जब कोई कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट रेज करेगा तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अल्टीमेटली उस कंट्री की तरफ खींचे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा अर्निंग होगी। तो क्या होगा, हमारे यहाँ से आउटफ्लो हो जाएगा कैपिटल का, कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट निकालने लगेंगे यहाँ से। तो ये हमारा चैलेंज हो गया इकोनॉमी का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। दूसरा है हमारा जो ट्रेड पॉलिसी है, हमारे जो लेबर लॉज हैं वो अभी भी काफ़ी उसमें इश्यूज़ हैं, उसमें काफ़ी सिंप्लीफिकेशंस नहीं हो पाए हैं। अभी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सारे ढेर सारे लाइसेंसेस, ढेर सारे चीज़ें लगती हैं जो कि नॉट रिक्वायर्ड होती हैं। एक सर्टेन लेवल तक रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद जो है वो एक मतलब एक इंस्पेक्टर राज वाला जो चीज़ है ना वो हो जाता है। इसके बारे में ये रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब ये इनसे दूसरा सवाल ये है कि आप अगले 5 साल में, है ना, हाँ 5 साल में कौन से टॉप रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं इंडिया में? तो इनका सीधा जवाब है कि हम अभी भी लिबरलाइज नहीं हैं, हमको लिबरलाइजेशन चाहिए। लिबरलाइजेशन किस में चाहिए? टैरिफ बहुत ज़्यादा है ना, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमारा टैरिफ बहुत ज़्यादा है। फिर हमको वो देखना होगा कि जो सप्लाई चेन है, अगर कोई यूनाइटेड स्टेट्स से सामान चला और वो इंडिया में आया तो यूनाइटेड स्टेट्स में वो सामान $2 का पड़ा, इंडिया आते आते उसका दाम $10 हो गया, क्योंकि बीच के जो चार्जेस हैं, टैरिफ चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये सप्लाई चेन फ्री, यहाँ का लोग ज़्यादा खरीदेगा नहीं तो यहाँ से बिकेगा नहीं, है ना। तो
लोग क्या है दूसरे जगह से उसको मंगाने लगेंगे जहाँ से उनको कम प्राइस में मिलेगा। जैसे $6 में अगर चाइना का प्रोडक्ट मिलने लगा तो चाइना से ज़्यादा आ जाएगा, तो ये सप्लाई चेन बाधित हो गया। तो इस सप्लाई चेन से एसोसिएटेड जो भी लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनके पास रोज़गार नहीं रहेगा, इस एरिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उसकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी टैरिफ को रिड्यूस किया जा सके, रैशनलाइज किया जा सके, तो बहुत चांसेस हैं कि ये सप्लाई चेन वापस से इस्टेब्लिश हो जाएगी। उसके बाद ये प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं कि आप हर चीज़ को अब ऐसा नहीं सोच सकते कि हम इसको प्रोटेक्ट ही करना है हमको, है ना। दिस इज़ पॉसिबल कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा और इस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि जो एक्सेप्टेबल हो सबके लिए। आप किसी एक सर्टेन सेक्टर को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, बिकॉज वी आर एंटरिंग ए न्यू फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे सब कुछ मॉडर्नाइज हो रहा है, सब कुछ IT इनेबल्ड हो रहा है, और इसमें भी आप प्रोटेक्शनिज्म करते हैं, टैरिफ बढ़ा के रखते हैं। तो आपको सप्लाई चेन्स ओपन करनी पड़ेगी हर एक डायरेक्शन से, क्या पता कब कहाँ पे स्वेज कैनाल बंद हो जाए, है ना। तो इसलिए हम IMAC बना के हमको रखना पड़ेगा। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ भी बात करते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म इज़ नॉट ऑलवेज गुड, है ना। फिर लेबर लॉज में जो 4 लेबर कोड है उसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। जो पब्लिक सेक्टर हैं और जो बैंक्स हैं उनको उनका जो फंक्शनिंग है, उनका जो ऑपरेशन है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अभी भी सरकारी तौर पे बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे, तो उसमें थोड़ा सा तेज़ी लाने की ज़रूरत है। फिर हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी कम है। हमारे यहाँ लोग बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं। तो वो क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि देखिएगा तो इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, आजकल ED हर जगह पहुंच जा रही है ना। तो वो सब जो है वो थोड़ा सा कम होगा तभी जाके कोई फॉरेन कंपनी जो है यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पेटीएम के साथ देखिए क्या हुआ। तो इस तरह से अगर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन हो जाता है किसी पे तो चीज़ें कंड्यूसिव नहीं रहती हैं। और यही चीज़ अरविंद बंगारिया जी कहना चाह रहे हैं कि आप जो टैक्स असेसमेंट है उसको थोड़ा सा, टैक्स नोटिस है, इस सबको थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा रैशनलाइज करिए, है ना, तब जाके हमारे यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट बनेगा, है ना। तो यही सब था। अब इनका जब रिपोर्ट आएगा तो देखेंगे कितना % देते हैं स्टेट को, है ना। बहुत आशाएं हैं इनसे हमको। चलो, बंगाल की CM बोलती हैं कि स्टेट स्कीम को आधार से लिंक नहीं करेंगी। आपके लिए जानने की ज़रूरत है इसमें कि अगर आधार से हम किसी स्कीम को लिंक करते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट कुड बी डन कि हम एक इंक्लूसिवनेस मॉडल पे जाएं। इंक्लूसिवनेस मॉडल इसलिए हम बोल रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आधार बेस्ड स्कीम्स आप देते हैं तो इन केस आपका टेक्नोलॉजी काम नहीं किया तो वी आर डिनाइंग दैट थिंग टू दैट पर्सन, राइट। लेकिन अगर हम इंक्लूसिव अप्रोच रखेंगे तो हम लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने स्टेट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहे हैं। और इस तरह की जब इश्यूज़ होती हैं तो क्या है, सेंटर और स्टेट में एक ट्रस्ट डेफिसिट बनता है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक हिंड्रेंस का काम करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, है ना। तो ये सब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अपने आंसर्स को लिखने में, ठीक है। इसके बाद अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल है, और ये आर्टिकल स्किप करना पाप है। ऑलरेडी आपको MSP के बारे में 2-3 बार एडिटोरियल डिस्कशंस में भी और आपके दक्ष और रेजोनेंस में भी MSP का वीडियो चला गया है, काफ़ी डिटेल से है वीडियो, तो उसको आप देख सकते हैं। और अगर कुछ वैल्यू ऐड उसमें आपको लगता है कि और कुछ कोटेशंस या इनका कुछ बात है जो आप लिखना चाहते हैं उसमें, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ डिस्कस करने लायक ऐसा है नहीं, लेकिन वही है कि जो MSP क्या होता है, MSP होता क्या है, MSP में फार्मर्स की क्या डिमांड है, अभी एग्जिस्टिंग क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। दोनों के बीच डिफरेंस यही है कि जो फार्मर्स की डिमांड है और जो अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें 25 से 30% का इनकम जो है फार्मर्स का बढ़ रहा है उससे। तो अशोक गुलाटी यही कहना चाह रहे हैं कि भाई इनकम बढ़े, ये तो सबका राइट है ना मांगने का, कि इकोनॉमिक डिमांड्स द फार्मर बेसिकली वांट सिग्निफिकेंटली हायर इनकम्स। तो कहीं से बुरा नहीं है, लेकिन जब आप उनको हायर इनकम इंश्योर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बैकग्राउंड में कि हम सिर्फ क्रॉप्स में क्यों MSP दें, हम मिल्क प्रोडक्ट में क्यों MSP नहीं दें। क्योंकि हमारा देखिए तो सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल्क है, पैडी से भी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन वैल्यू है। पैडी, वीट, पल्सेज और शुगर केन को कंबाइन करके जो नंबर आता है उससे भी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू मिल्क की है, तो मिल्क पे क्यों नहीं MSP दे रहे हैं। तो ये चीज़ रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अब फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दे दो। आप सोचिए, इलेक्शन टाइम है, ठीक है, फिस्कल प्रेशर आएगा, आप ये इंश्योर करिए कि फार्मर्स को
प्रॉपर रेम्यूनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी इंश्योर करिए कि फिस्कल बैलेंस मेंटेन है और आप जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल पे नहीं तोलिए, आप इसको भी देखिए एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिलेवेंसी उसकी कितनी है ना। इकोनॉमी में न्यूट्रिशन के लिए अभी कौन से ग्रेन्स को ज़्यादा नेशनल तौर पे बढ़ावा देना चाहिए, तो उस पर आप एमएसपी दीजिए। तो इस तरह की बात ये करते हैं। लाइफ स्टॉक हॉर्टिकल्चर को भी आप इम्प्रूव करिए। तो ये आर्टिकल जो है अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं और काफ़ी कुछ इसमें लिखने लायक हो जाएगा। बट वही रिपीटेड पॉइंट्स ही रहते हैं, मोस्टली 70% रिपीटेड पॉइंट्स रहते हैं, बाकी 5-10% जो है थोड़ा बहुत इधर उधर से मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ये आर्टिकल जो है एआई इन द ईयर ऑफ इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है हमारे GS2 सेक्शन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंस टेक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आर्टिकल इसमें ये जो राइटर है इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इलेक्टोरल रिस्क क्या हो सकते हैं, है ना। किस तरह से मॉफ्ड वीडियोस, मॉफ्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहा है ना, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अब जब एक ट्रेंड आ जाता है इलेक्शन रिस्क का एआई से रिलेटेड, तो एक ये भी रिस्क हो जाता है कि उन एआई के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो हम जो रेगुलेशंस ला रहे हैं, जो नियम ला रहे हैं, कहीं वही नियम तो हमारे एआई को डिसमेंटल करने का काम तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसमें समझने लायक है और इस आर्टिकल में कम्प्लीटली यही बताना चाह रहे हैं। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल इसमें एक कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रेड टीमिंग एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है। तो रेड टीमिंग एक्सरसाइज जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ये क्या है इसको आप गूगल कर लेंगे, ठीक है। तो किस तरह से एआई सिस्टम को रेगुलेशन की ज़रूरत है, एआई सिस्टम को एक रेगुलेशन, बट दैट रेगुलेशन शुड फिट इन ऑल स्टेक होल्डर्स, है ना। हम किस तरह से ऑडिट करें सिस्टम्स को, ऑडिट के बेसिस पे एक हम मैकेनिज्म डिवाइस करें रेगुलेशंस के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए ताइवानीज आइलैंड के बारे में, ताइवान को आप थोड़ा सा देख लेंगे। ये पूछता है चाइना और ताइवान के रिलेशन से कि ताइवान को इंडिया किस दृष्टि से देखता है, या चाइना और ताइवान का जो रिलेशन है उसको इंडिया कौन से नाम से देखता है। ये आपको इसमें जानने की ज़रूरत है और ये आप यही समझेंगे। बाकी न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट होता ही है, कैसे भी आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, है ना। देखिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रीडिंग आप दे सकते हैं, बट यू शुड नॉट गिव मोर देन 40 मिनट्स। जब लगे कि ज़्यादा हो गया तो छोड़ दो, है ना। जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले देखो, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स को पढ़ लो। अगर तुमको लगता है कि वो जानना ज़रूरी है हमारे नो हाउ के लिए तो वो पढ़ लो, बाकी ज़रूरत एकदम नहीं है। देखो ये एक्सप्लेन सेक्शन है। एक्सप्लेन सेक्शन में आज इसरो ने GSLV रॉकेट को नॉटी बॉय क्यों कहा है, इस पे एक आर्टिकल लिखा और बहुत सुंदर आर्टिकल है। इससे को जब आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि GSLV क्या है, ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि GSLV और PSLV के बीच में डिफरेंस क्या है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसरो के लिए GSLV एक ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों था। क्रायोजेनिक इंजन जो यूज़ करते हैं GSLV में, वो हमारा बनाया हुआ है या इंपोर्ट किया हुआ है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके लिए ये एक्सप्लेन सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और नॉटी बॉय क्यों कहते हैं, क्या होता है कि आज काम किया कल फेल हो गया, परसों मन किया तो चला, नहीं तो फिर नहीं चला, है ना। तो एक भरोसेमंद लॉन्चर नहीं है GSLV, वही ये कहना चाह रहे हैं। अब क्यों है ऐसा, तो इसमें इन्होंने बताया। प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या, एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, सही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे है चीताज के बारे में है, कुनो नेशनल पार्क का। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि चीता को कौन सी कैटेगरी में डाला है IUCN ने। प्रोजेक्ट चीता इंडिया में कब चालू हुआ, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर पूछ चुका है तो प्रोजेक्ट चीता भी पूछ सकता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ सकता है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन पूछ सकता है, प्रोजेक्ट राइनोसेरस पूछ सकता है। एटलीस्ट ईयर आपको याद रहना है। फिर चीताज कहाँ से लाए गए, 2 जगह से लाए गए थे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया शायद। आप देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है चीता का कंजर्वेशन, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं कि हम फॉरेन से चीता मंगवा रहे हैं, वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये थोड़ा इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको अगर इसके बारे में बेसिक्स पता है तो ज़रूर सर्च करिए कि जो टाइगर लाइन्स होते हैं क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मोर देन एनफ था। इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आज का न्यूज़पेपर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।